हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आपने पूरे साल बहुत मन लगाकर मेहनत की है, दिन और रात आपने एक कर दिया है। अब जो बचा हुआ टाइम है ना, बस इसमें थोड़ा सा खुद को और पॉलिश कर दो, थोड़ी सी जान और लगा दो। तुम जिस भी ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। बस आपको स्ट्रेटेजिकली पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी वाइज रैंक क्या होने वाली है, आपको कट ऑफ कितनी जाने वाली है। लास्ट ईयर आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या थी, इस साल अप्रॉक्सीमेटली कितनी जा सकती है, और उस स्ट्रेटजी के तहत आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखो, मैं सिंपल सी बात बता दूं आपको कि अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि पूरे साल आपने पढ़ाई नहीं की और अभी लास्ट के 2 मंथ में आप चाहते हैं कि 680, 690 या फिर 700 स्कोर कर लें, सुनकर आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं बता दूं नहीं हो सकता। ये स्ट्रेटजी उनके लिए होती है जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की होती है, लास्ट में 2-3 महीने में, 4 महीने में वो रिवीजन करते हैं। अगर आपने अभी से स्टार्ट किया तो कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं, पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक उम्मीद अगर आप में है कि आप कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं जो इजी हैं, हाई स्कोरिंग हैं। कई बार होता है कि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हैं, एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, हेजिटेशन होती है, पेरेंटल प्रेशर होता है, ठीक है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, नीट के एग्जाम में ये वो टॉपिक हैं जो इजी हैं बट हाई स्कोरिंग हैं। अगर इन टॉपिक पर आपने पकड़ बना ली, रिवाइज कर लिया इनको बहुत अच्छे से, जो कि बहुत कम टाइम में आप कर सकते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने नीट के एग्जाम में 2024 में। समझ लेते हैं, यहां पर मैंने सिर्फ ऐसा नहीं रखा इनको कि एक चैप्टर पढ़ा फिर दूसरा चैप्टर अलग हो गया, नहीं, यहां पर मैंने उनके इंपॉर्टेंस शॉर्ट टाइम में आप इन्हें रिवाइज कर सकते हैं। सेकंड थिंग, पहला चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो उसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए जिससे कि सेकंड चैप्टर आपको रिवाइज करना इजी हो जाए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल जाए। वो पैटर्न भी मैंने रखा है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर मैंने रखा है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आपको पता है कि आजकल इससे 7 to 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सबके सब बहुत ही कमाल के इजी। सर इसमें तो कंफ्यूजन हो जाता, नहीं होगा। माइटोसिस मियोसिस की मेरी ट्रिक देखो, दोबारा तुम्हें कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कहां मिलेगी माइटोसिस मियोसिस की ट्रिक? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर वहां से देख लो। क्लियर है। वही बात करें, अगर हम ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको तुरंत पढ़ना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आपको पता है 5 to 6 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। सर सेल डिवीजन पढ़ने के बाद इसे क्यों पढ़े? क्योंकि आपको पता है कि चाहे आप पॉलन ग्रेन बनाएं, चाहे फिर फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक बनाएं, वहां पर भी माइटोसिस मियोसिस की जरूरत पड़ती है। चाहे आप फर्टिलाइजेशन कराएं, वहां जाइगोट के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, वहां पे भी माइटोसिस वगैरह होता है, आपको पता है। तो जैसे ही आप इन चैप्टर को पढ़ना है, तुरंत आपको कौन सा पढ़ना चाहिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको कौन सा पढ़ना चाहिए? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहां से भी 5 to 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ईच एंड एवरी ईयर। क्यों? क्योंकि अभी आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, तो रिप्रोडक्शन का सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है। तो आपको क्या कौन सा पढ़ना चाहिए? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव यूनिट ही खत्म हो गई सर, है ना, मोस्ट ऑफ द केस में। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद आपको पढ़ना चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जैसे मैं अगर बात करूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, अगर आप पढ़ते हैं तो देखिए यहां पर भी सेल डिवीजन आ जाता है, चाहे आप गैमेटोजेनेसिस करें, स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर oogenesis। क्लियर है। तो लगभग प्रोसेस सेम ही है, तो आप देखेंगे तो ठीक है। तो आपको तुरंत ये पढ़ना चाहिए, और जैसे ही आपने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया उसके बाद आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना चाहिए। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कंट्रासेप्टिव मेथड से क्वेश्चन आते हैं, आर्ट से क्वेश्चन आते हैं, आईवीएफ वगैरह जो है, वेस्टेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी और है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो विद इन आर मैं कहता हूं इस चैप्टर को आप रिवाइज कर सकते हैं, और यहां से 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी है, बहुत ही इजी है। मैं कहता हूं इसके लिए मेरी ट्रिक देख लो, ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए सारे डायग्राम की लेबलिंग समझ लो, डायग्राम पढ़ लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट ना कर पाए। क्लियर। उसके बाद आगे हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आपको पढ़ना चाहिए। सर ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है, बड़ा तो है लेकिन इजी है, हाई मार्क्स गेनिंग है। क्लियर है। तो आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मैं आपको बता दूं आजकल इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है सर, 7 to 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहां से। क्लियर है। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको क्या पढ़ना चाहिए?
पहले तो आपको डीएनए की डिस्कवरी पता होनी चाहिए, चाहे वो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो फिर अवेरी मैक्लियोड मैककार्टी या फिर हर्शी एंड चैस एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए सेंट्रल डोग्मा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी पता होना चाहिए। जेनेटिक कोड आपको पता होना चाहिए, उनका नेचर होना चाहिए, स्टार्टेड कोडॉन क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग कोडॉन क्या होता है, ये आपने पढ़ लिया। फिर उसके बाद लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया। फिर उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, चैप्टर खत्म हो गया। क्लियर है? अब आपने डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ यहां पर पढ़ रखा है, आपके माइंड में डीएनए है। अब इसके बाद तुरंत जंप करके कहां जाना है आपको? बायोटेक्नोलॉजी पे सर। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी से मैं बता दूं, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों से 7 to 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईच एंड एवरी ईयर। छोटे छोटे चैप्टर हैं सर, विद इन 2 to 3 आवर्स आप दोनों चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। क्लियर है? तो आपको इन दोनों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने बायोटेक्नोलॉजी डीएनए वगैरह यहां पे पढ़ा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए को कट कैसे करेंगे, ज्वाइंट कैसे करेंगे, सारी चीजें यहां पर आप देख लेंगे। एप्लीकेशन, अब उसी बायोटेक्नोलॉजी से उसका यूज कैसे करेंगे, वैक्सीन कैसे बनाएंगे, ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल कैसे बनाएंगे, है ना, इंसुलिन कैसे प्रोडक्शन करेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा आपको, बहुत ही इजी। फिर उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये वो चैप्टर बहुत ही इजी है। क्लियर है? फिर उसके बाद बायोडायवर्सिटी, देखिए आप आ गया इकोलॉजी का पार्ट। इकोलॉजी सर पढ़ने में ऐसा लगेगा सब कुछ तुम्हें आता है, लेकिन क्वेश्चन कई बार फंस जाते हैं आप। तो क्वेश्चन जब इन चैप्टर्स को पढ़िएगा इकोलॉजी के, तो आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। मैं आपको बता दूं, आपको पढ़ना चाहिए बायोडायवर्सिटी, फिर उसके बाद कौन सा, इकोसिस्टम। और एक चीज, एक एक्स्ट्रा चैप्टर मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो मैंने 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर दिए हैं, बट एक एक्स्ट्रा चैप्टर है, उसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, मैं 11 कर देता हूं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें कुछ सिंपल सी चीजें पूछी जाती है, जैसे रेगुलेटर क्या होते हैं, कन्फर्मर क्या होते हैं। इसमें भी कई बार इन सिटू कंजर्वेशन का जिक्र आ जाता है, जो कि बायोडायवर्सिटी में अगेन है। फिर उसके बाद नेटैलिटी क्या होती है, मोर्टेलिटी क्या होती है, किसी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होगी, बायोम कैसे बनते हैं, बाकी सारी चीजें। फिर उसके बाद अगर हम देखें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कहां से, आपके एक टॉपिक है इंट्रैक्शन, ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कंपटीशन क्या होता है, एमेंसिलिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, सिम्बियोटिक क्या होता है, ये सारी चीजें। अगर इन चैप्टर्स को आपने रिवाइज कर लिया बहुत अच्छे, जो कि इजी हैं, तो आप डेफिनेटली हाई स्कोर गेन कर सकते हैं नीट के एग्जाम में। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।